नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट में जब वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का जलवा था, उस दौर में मैल्कम मार्शल के साथ साथ एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग और कोलिन क्राफ्ट से दुनिया भर के बल्लेबाज कांपते थे। लेकिन इनमें मैल्कम मार्शल सबसे आगे थे और सबसे जुदा भी। क्रिकेट की दुनिया हमेशा 18 अप्रैल की एहसानमंद रहेगी, क्योंकि 18 अप्रैल 1958 को बारबाडोस में जन्मे मैल्कम मार्शल की बदौलत क्रिकेट की दुनिया कहीं ज्यादा मोहक और रोमांचक हुई। मैल्कम मार्शल किस तरह के गेंदबाज थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो इन खतरनाक गेंदबाजों में सबसे तेज थे। दोस्तों, मार्शल ने 1991 में जब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, तब उनके 81 टेस्ट मैचों में 376 विकेट थे। उनकी गेंदबाजी में स्ट्राइक रेट 47 से कम था, जबकि औसत 20 से ज्यादा। इन आंकड़ों से मार्शल कितने खतरनाक गेंदबाज थे, इसका पता नहीं चलता है। दरअसल 1983 से 91 तक मार्शल दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम थे। इसकी वजह यही थी कि मार्शल जितने घातक तेज गेंदबाज थे, उतनी ही सहजता से उनका अपनी गेंदों पर नियंत्रण रहता था। अगर तेजी के मामले में आप उन्हें ब्रूटल कहे, तो सटीकता के लिहाज से उन्हें रूथलेस कहना होगा। महज करीब 13 साल के इंटरनेशनल करियर में मार्शल करीब 8 साल ही इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले, लेकिन इनमें उन्होंने दुनिया भर में अपने दीवाने बना लिए। मार्शल के साथ लंबे समय तक खेलते रहे माइकल होल्डिंग ने अपनी ऑटोबायोग्राफी नो होल्डिंग बैक में लिखा है, मेरे ख्याल से मैल्कम मार्शल और एंडी रॉबर्ट्स दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रहे। मैल्कम रॉबर्ट्स की तुलना में ज्यादा तेज थे, हम लोग उन्हें मैको बुलाते थे। मैंने मार्शल को 1979-80 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले देखा था। उनकी लंबाई 6 फीट से कम थी, तो हमें लगा कि वो उतने तेज गेंदबाज नहीं होंगे। लेकिन हम लोगों के साथ ही डेसमंड हेन्स ने कहा था, देखना कि वो कितना तेज है। वो वाकई बहुत तेज थे। मार्शल अपने क्रिकेट पर कितना ध्यान देते थे और लंबे गेंदबाजों की तुलना में भी ज्यादा मारक और तेज कैसे बनते गए, इसको लेकर भी माइकल होल्डिंग ने दिलचस्प बात बताई है। होल्डिंग कहते हैं कि एक बार हम लोग कार्ड्स खेल रहे थे, किसी वजह से मैको की फुल पैंट थोड़ी ऊपर खिसक आई। मैंने देखा कि उन्होंने दोनों पैरों में वजन स्ट्रिप लगाए हुए थे। मैं अचरज में आ गया। मैंने पूछा, ये क्यों लगाए हुए हो? तो मैको ने कहा कि वे हर वक्त अपने पैरों में ज्यादा वजन रखते हैं, जब शॉपिंग कर रहे हो, आराम कर रहे हो, तो भी ताकि पांव की मांसपेशियां मजबूत हो। होल्डिंग अपने साथी क्रिकेटर की इस अभ्यास शैली पर चकित रह गए। उन्होंने मैल्कम से पूछा कि जब मैच के दौरान तुम ये स्ट्रिप खोल देते हो, तब कैसा महसूस होता है? तब मैल्कम मार्शल ने उन्हें कहा कि मैं पूरे दिन तक दौड़ता रह सकता हूं। एक मिसाल भर है मार्शल के करियर की। तब क्रिकेट की दुनिया में तकनीक का जोर इतना नहीं बढ़ा था। कोचिंग स्टाफ की बैटरी एक एक खिलाड़ी के पीछे नहीं थी, लेकिन खुद को अभ्यास के जरिए कैसे मारक बनाया जा सकता है, यह मार्शल ने सीख लिया था। लिहाजा अपने रनअप में जब वे अंपायर के पास भागते हुए पहुंचते, तो खुद उनकी रफ्तार गोली जितनी तेज होती थी, और कंधे के इस्तेमाल वाले एक्शन से जब गेंद उनके हाथ से छूटती, तो वो गोली की तेज रफ्तार से बल्लेबाज तक पहुंचती थी। मैल्कम मार्शल ने पहले टेस्ट से कोई धमाकेदार एंट्री नहीं की थी। 1978 में भारत के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में वे बहुत प्रभावित नहीं कर पाए थे। 20 साल की उम्र में डेब्यू करने के बाद 1980 में तीसरे टेस्ट में उन्होंने पहली बार लोगों को आकर्षित किया। इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट में उन्होंने 7 विकेट लिए। इसके बाद वे 2 साल के लिए टीम से बाहर हो गए। लेकिन 1982-83 में टीम में वापसी करने के बाद हर टेस्ट के साथ वो खुद को मारक बनाते गए। लगातार 7 टेस्ट सीरीज में उन्होंने 21 या उससे ज्यादा विकेट चटकाए। अपने पहले 14 टेस्ट मैचों में वे 11 बार पारी में 5 विकेट झटक चुके थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मैल्कम मार्शल अपनी तरह के दुनिया के इकलौते गेंदबाज रहे जो तेज गेंदबाजी की मदद वाली पिच पर जितने खतरनाक थे, वे उतने ही खतरनाक एशियाई उपमहाद्वीप की पिचों पर भी रहे। वे स्पिनरों की मदद देने वाली पिचों पर भी कमाल की गेंदबाजी करने के लिए जाने गए। वे हर मुकाबले में अपना पूरा दमखम झोंकने वाले क्रिकेटर थे। उनके पूर्व कप्तान रहे क्लाइव लॉयड ने ESPN लीजेंड्स के तहत मैल्कम मार्शल पर बने कार्यक्रम को दिए इंटरव्यू में बताया था कि 1984 में इंग्लैंड के खिलाफ
हेडिंग्ले टेस्ट से पहले लीड्स टेस्ट में उनके अपने बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी। मैंने पूछा कि हेडिंग्ले में खेलोगे, तो वह अपसेट हो गया कि मैं ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता हूं। मैल्कम मार्शल न केवल उस टेस्ट में खेले, बल्कि एक हाथ से वो बल्लेबाजी करने पहुंचे और हंसते खिलखिलाते खेलते नजर आए। विकेट पर वे तब तक टिके रहे जब तक कि लॉरी गोम्स ने दूसरे छोर पर अपना शतक पूरा नहीं कर लिया। इसके बाद गेंदबाजी में उन्होंने इंग्लैंड की पहली पारी को तहस नहस करते हुए 7 विकेट चटका लिए थे। चाहे उनकी लेग कटर गेंद हो या फिर ऑफ स्टंप से बाहर स्विंग करती गेंद, किसी को भी झेलना बल्लेबाजों के लिए खासा परेशानी का सबब था। खास बात यह थी कि मार्शल अपनी गेंदबाजी को पूरी तरह एंजॉय किया करते थे, इसलिए वो जब तब बल्लेबाजों की परीक्षा अपने बाउंसरों से लिया करते थे। उनके बाउंसरों की सटीकता इतनी ज्यादा थी कि ज्यादातर बल्लेबाज उनकी गेंदों पर चोट खा जाते थे। सामने वाले को पस्त देखकर मार्शल को एक तरह का आनंद मिलता था। क्रिकेट के मैदान में जब वे राउंड द विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार होते तो उनके बाउंसरों की सटीकता काफी बढ़ जाती थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज माइक गैटिंग की नाक मार्शल के बाउंसर से ही टूटी थी। वसीम अकरम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैल्कम मार्शल किसी भी बल्लेबाज की कमजोरी को महज 2 गेंदों में भांप लेते थे। यही खासियत उन्हें मार्शल बनाती थी। मार्शल जिन 81 टेस्ट मैचों में खेले, उनमें 43 टेस्ट में उनकी टीम जीत हासिल करने में कामयाब हुई और इन जीतने वाले टेस्टों में उन्होंने 254 विकेट झटके थे। 4 तेज गेंदबाजों के रहते एक अकेले गेंदबाज का ऐसा दबदबा शायद ही क्रिकेट की दुनिया को दोबारा देखने को मिले। भारतीय क्रिकेट टीम के सदाबहार बल्लेबाज सुनील गावस्कर वेस्टइंडीज के खिलाफ खासे कामयाब रहे। वो उस दौर में बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करते थे। दुनिया भर में आज भी गावस्कर की निडरता की मिसाल दी जाती है। 1983 में वेस्टइंडीज दौरा करने वाली भारतीय टीम के गावस्कर के सिर पर मार्शल का बाउंसर टकराया था। हालांकि मार्शल के तूफान के सामने गावस्कर ने अपनी इस पारी में भी शतक बनाया था, लेकिन इसके बाद ही गावस्कर ने स्कल कैप पहनना शुरू कर दिया। गावस्कर ने इसके बाद कुछ मौकों पर यह भी कहा है कि मार्शल की याद से उनकी नींद उड़ जाया करती थी। भारत के पूर्व क्रिकेटर और महान ऑलराउंडरों में शामिल कपिल देव ने मार्शल के बारे में कहा कि मार्शल की कौन सी गेंद आपके गले पर आकर लगेगी और कौन सी स्टंप उड़ा ले जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता। कानपुर की पिच पर मैंने देखा था कि उनकी एक गेंद गावस्कर की बांह से टकराई और बल्ला हवा में उछल गया। मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, लिहाजा मेरे मुंह से वाव निकल गया। लेकिन गावस्कर से मैल्कम मार्शल की कोई खासी दुश्मनी नहीं थी। न ही भारतीय क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ के हुक शॉट को लेकर मार्शल को कोई मलाल था। लेकिन उस दौर में भारत के स्टाइलिश बल्लेबाज और लॉर्ड्स में लगातार 3 शतक बना चुके दिलीप वेंगसरकर से मैल्कम मार्शल को बड़ी खुन्नस थी। यह खुन्नस दुश्मनी के स्तर तक पहुंच जाती थी। मैल्कम मार्शल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मार्शल आर्ट्स में 2 चैप्टर इस दुश्मनी के नाम कर दिए हैं। मैल्कम मार्शल ने अपने करियर का पहला टेस्ट बेंगलोर में 1978 में खेला था। इस टेस्ट के बारे में मार्शल ने लिखा है, मेरे पहले टेस्ट की पारी का अनुभव बेहद खराब रहा। मुझे फर्जीवाड़े से आउट दिया गया और मैं पवेलियन लौटते वक्त रोने लगा था। उस पल को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और उसमें शामिल खिलाड़ियों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इस अनुभव को मार्शल कभी भूलना नहीं चाहते थे और उसमें वेंगसरकर की क्या भूमिका थी? इसके बारे में मार्शल ने खुद लिखा है कि मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज का स्कोर 7 विकेट पर 383 रन था। तब मैं बल्लेबाजी करने उतरा था, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं था। चंद्रशेखर ने तेज गेंद फेंकी, गेंद मेरे पैड पर लगी और अचानक मैं देख रहा हूं कि वेंगसरकर मेरे खिलाफ बैट पैड कैच की अपील कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा था। हालांकि अंपायर ने मुझे आउट नहीं दिया। इसके 1 या 2 गेंद बाद चंद्रशेखर की स्पिन को मैंने पैड आगे बढ़ाकर खेला। वेंगसरकर ने फिर से अपील की। इस बार गेंद बाउंस होकर वेंगसरकर के हाथों तक पहुंची थी, लेकिन अंपायर ने मुझे आउट करार दिया। मेरे आंसू निकल आए। मार्शल की निगाह में इस घटना के लिए वेंगसरकर जिम्मेदार थे। उन्होंने अपने मन में वेंगसरकर को विलेन के तौर पर स्थापित कर लिया। 4 साल बाद भारतीय टीम एक बार फिर वेस्टइंडीज का दौरा कर रही थी।
1982-83 के दौरे पर मैल्कम मार्शल ने यह तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में वेंगसरकर को इस सीरीज में शतक नहीं बनाने देंगे। वेंगसरकर सीरीज के बाकी मैचों में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन सेंट जॉन्स एंटीगा में शतक के करीब पहुंच गए थे। इस मुकाबले का दिलचस्प विवरण मार्शल ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। मार्शल के अनुसार वो वेंगसरकर को शतक से रोकने के लिए किसी भी स्तर की गेंदबाजी करने को तैयार थे, लेकिन उस दौर में वेंगसरकर भी दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में शुमार थे, लिहाजा यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया था। मार्शल ने लिखा है कि मैं इस मुकाबले में ज्यादा तेजी से गेंद डालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मैंने देखा कि वेंगसरकर बार बार अंपायर से यह कह रहे हैं कि मैं ओवर स्टेपिंग करके नो बॉल कर रहा हूं। यह सही नहीं था, इससे मेरा गुस्सा काफी बढ़ गया। अगर वे मुझे भड़काने के लिए कर रहे थे तो वो उसमें कामयाब हो गए थे। हालांकि वे लगातार रन बना रहे थे। देखते देखते वेंगसरकर 60, 70 और 81 तक पहुंच गए। हमारा संघर्ष दिलचस्प हो गया। मैंने उन्हें एक सटीक बाउंसर फेंकी जो उनके हेलमेट से जा टकराई। उसे वो हिल गए थे। मुझे लगा कि अब वे पॉजिटिव नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन वे रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार थे। उन्होंने ओवर की बाकी गेंदों पर 3 बाउंड्री जमाई। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। हालांकि वो शॉट्स परफेक्ट नहीं थे, लेकिन यह युद्ध जैसी स्थिति थी। मैं उन्हें शतक नहीं पूरा करने देना चाहता था। वह हर हाल में वहां पहुंचना चाहते थे। अब वे 94 रन पर थे। मैं अपनी पूरी ताकत से गेंद फेंक रहा था, लेकिन लग नहीं रहा था कि उन्हें रोकना आसान होगा। मैंने फिर से उन्हें बाउंसर फेंका। इससे पहले हेलमेट पर गेंद लगने के बाद से वे नॉर्मल ढंग से नहीं खेल रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें फिर से बाउंसर फेंका था और मेरा आकलन सही था। उन्होंने हुक शॉट खेला और गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और लॉन्ग लेग पर डेविस ने उनका कैच लपक लिया। अगर ये गेंद बल्ले के बीच में लगता तो छक्का भी होता और उनका शतक भी पूरा हो जाता। मार्शल ने यह भी लिखा है कि यह विकेट उनके लिए सबसे बेशकीमती विकेटों में रहा। दोस्तों, इस उदाहरण से अंदाजा हो जाता है कि मार्शल दिल से, ईमानदारी से क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर रहे। वे तेज गेंदबाजी के ऐसे एम्बेसडर थे जो दुनिया के हर उस कोने में मशहूर थे जहां क्रिकेट लोकप्रिय था। 1991 में संन्यास लेने के बाद उन्होंने वेस्टइंडीज टीम को कोचिंग दी। दक्षिण अफ्रीका में शॉन पोलक जैसे तेज गेंदबाजों को तैयार किया। वे पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में बल्लेबाजों को फायदा पहुंचाने वाले नियमों की आलोचना की थी। उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले कोलिन क्राफ्ट ने मार्शल के बारे में कहा है कि उनका दिमाग कभी स्थिर नहीं होता था। हमेशा वे बेहतर करने के बारे में सोचते रहते थे, तेज गेंदबाजी को बेहतर करने के बारे में सोचते थे। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि वेस्टइंडीज के औसत क्रिकेटरों की तुलना में कम लंबाई के चलते मार्शल ने करियर के शुरुआती दिनों में विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी पर ध्यान फोकस किया था, लेकिन जब तेज गेंदबाजी की शुरुआत की तो फिर वे उसमें रमते चले गए। माना जाता था कि उनकी गेंद तेज रफ्तार से फिसलती हुई बल्लेबाज तक पहुंचती थी। मार्शल ने क्रिकेट के गुर अपने दादाजी से सीखे थे। मार्शल जब 1 साल के थे तभी उनके पिता की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन मार्शल इन मुश्किलों से उबरते हुए क्रिकेट के आसमान में धूमकेतु की तरह चमके। उनके करियर में काउंटी क्रिकेट का अहम योगदान रहा। वे हैम्पशायर की ओर से 1000 विकेट झटकने का कारनामा कर चुके थे। काउंटी क्रिकेट की मुश्किल परिस्थितियों ने उनकी प्रतिभा को तराशा, लेकिन पैसे के पीछे भागने वाला क्रिकेटर नहीं बनाया। करियर के शीर्ष दिनों में उन्हें दक्षिण अफ्रीका का दौरा करने वाली रिबेल टीम का हिस्सा होने के लिए $10 लाख की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। हालांकि क्रिकेट की दुनिया में मैल्कम मार्शल के स्किल्स और नॉलेज का बहुत फायदा नहीं मिला। महज 41 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 1999 के मई-जून वर्ल्ड कप क्रिकेट के दौरान पता चला कि उन्हें कोलोन कैंसर हुआ है और इसके कुछ ही महीनों के बाद 4 नवंबर को मार्शल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोलोन कैंसर का पता चलने के बाद फॉक्स टीवी को दिए इंटरव्यू में मार्शल ने कहा था कि यही जीवन है। जीवन आपका इम्तिहान लेता है और आप उसे बदल नहीं सकते। इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। लेकिन मार्शल जब तक क्रिकेट की दुनिया में खेले तब तक वो उस दुनिया को बदलते रहे। दोस्तों, दुनिया के मारक गेंदबाज मार्शल के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक।
आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा और साथ ही आगे आप किस क्रिकेटर के किस्से सुनना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।